तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कंक्रीट वाइब्रेटर जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करते हैं। स्लैब का कास्टिंग, बीम का कास्टिंग, कॉलम का कास्टिंग या कोई भी मास कंक्रीटिंग कर लो तो इसके लिए यूज़ करते हैं। कंक्रीटिंग करते समय वाइब्रेटर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि इससे जो है कंक्रीट की स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जिससे आगे जाके स्ट्रक्चर जो है फेल भी हो सकता है। तो आज हम एक एक टॉपिक को लेकर बात करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इसके साथ लेने वाले प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे, इसके साइज़ के बारे में बात करेंगे, कौन सा टाइप कहाँ पे यूज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे, बीम के लिए कौन सा यूज़ करना है, कॉलम के लिए कौन सा करना है, स्लैब के लिए कौन सा करना है। अगर आप वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हो तो उसका इंटरवल कितना होना चाहिए, कितने कितने डिस्टेंस पे उसको करना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ों में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ये कंक्रीट वाइब्रेटर होता क्या है। देखिए, कंक्रीट वाइब्रेटर ये मैकेनिकल डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं जब हम कोई भी फ्रेश कंक्रीट जो है प्लेस कर रहे हैं। वो हो सकता है कॉलम में हो, बीम में हो या स्लैब के लिए हो, तो इसके लिए हम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। अब वाइब्रेटिंग हम क्यों करते हैं, तो उसका कारण है एयर वॉइड्स को निकालने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें एयर वॉइड्स, उसके कंक्रीट में से जो एयर वॉइड्स होते हैं उसको निकालने हैं। अगर एयर वॉइड जो है कंक्रीट के अंदर रह जाते हैं तो उससे क्या होता है, हनीकॉम्ब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हनीकॉम्ब क्या है, ये होता है एयर वॉइड्स। तो एयर वॉइड जो होता है उसी को हनीकॉम्ब कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम शटरिंग खोलते हैं तो उसके बाद में सरफेस पे हमें कोर्स एग्रीगेट या अंदर सरिया दिखाई दे रहा है, सरफेस प्लेन नहीं है, पूरे सरफेस पे जो है गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं। इसी सिचुएशन को जो है, इसी कंडीशन को जो है हनीकॉम्ब कहते हैं। तो वाइब्रेटर जो है ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो कंक्रीट होता है उसको कॉम्पैक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो आप बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए, जनरली 4 टाइप्स के वाइब्रेटर होते हैं। तो पहला होता है इंटरनल वाइब्रेटर, दूसरा होता है एक्सटर्नल वाइब्रेटर, तीसरा है सरफेस वाइब्रेटर और चौथा है वाइब्रेटिंग टेबल। तो अब हम जो है एक एक वाइब्रेटर की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंस है, आज हम जो है इंटरनल वाइब्रेटर को डीपली स्टडी करेंगे। वो होता क्या है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसको कितने इंटरवल के बाद चलाना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंटरनल वाइब्रेटर जो होता है इसको हम कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करते हैं। तो जो है हम हर जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे नीडल वाइब्रेटर हो गया, दूसरा हो गया पोकर वाइब्रेटर, तीसरा होता है इमर्शन वाइब्रेटर क्योंकि हम इसको इमर्स करते हैं कंक्रीट के अंदर। दूसरा टाइप जो है एक्सटर्नल वाइब्रेटर, इसको क्या करते हैं हम शटरिंग के ऊपर प्लेस करते हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है, जहाँ मास कंक्रीटिंग होती है वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो इसे जो है हम शटरिंग के ऊपर प्लेस करके फिर उसकी मदद से कंक्रीट को जो है वाइब्रेट कराते हैं, सेटल कराते हैं और एयर वॉइड को बाहर निकालते हैं। इसको स्लैब के सॉफिट में भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी हम सरफेस पे ये वाइब्रेटर यूज़ करते हैं तो दो वाइब्रेटर के बीच में का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, ये 900 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या है, देखिए सरफेस वाइब्रेटर, तो इसको जो है हम स्क्रीप कंक्रीट के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन देखिए इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि उसको कहाँ यूज़ करना है। तो जहाँ पे आपकी कंक्रीट की जो थिकनेस है 150, 200 या मैक्सिमम 200 हो, तो उस जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा थिकनेस है, उससे ज़्यादा डेप्थ है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें और एक बात आ जाती है, अगर आपके कंक्रीट की कंसिस्टेंसी है जो अगर अच्छी है और वाटर सीमेंट रेशो जो है वो कम है, तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। है टेबल वाइब्रेटर, तो हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जनरली इससे जो प्रिकास्ट मेंबर जो होते हैं, जो लैब के अंदर बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, तो इसके लिए जो है टेबल वाइब्रेटर का यूज़ होता है। जैसे कोई भी छोटा मेंबर है, कोई भी ब्लॉक कास्टिंग करनी है, कोई टेस्टिंग करनी है, तो इसे हम बना के मोल्ड में डाल के टेबल के ऊपर रख देते हैं और वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो जनरली इसे जो है लैब पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं नीडल वाइब्रेटर के बारे में, जिसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, नीडल वाइब्रेटर जो होता है ये पेट्रोल से भी चलता है, डीजल से चलता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है। तीनों टाइप्स में ये मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके साइज़ की, जो उसकी जो नीडल की साइज़ होती, तो ये जो है मैं आपको एज पर आईएस बता रहा हूँ कि आईएस कोड क्या कहता है। देखिए, इसकी साइज़ जो है वेरी होती है 25 से लेके 90 mm तक।
तो एज पर IS कोड जो है 25 mm, उसके बाद 35 mm, उसके बाद 40 mm, 60 mm, उसके बाद 70 mm और लास्टली जो है 90 mm। इस साइज के नीडल जो है हमें इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये अलग अलग डाया का जो नीडल है वो कहाँ यूज़ होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये हम जानते हैं। तो देखिए 25 से लेके जो 35 mm का नीडल जो होता है तो वो हम जो है स्लैब, ड्राइवे हो गया, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। वैसे जनरली 40 mm जो है प्रेफरेबल होता है सब जगह पर, दोनों दोनों के लिए। अब दूसरा आता है कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए जो है 40 mm से लेके 60 mm तक आप यूज़ कर सकते। आपको जो है 40 mm का नीडल जो है आपको मिनिमम टू मिनिमम यूज़ करना ही है। वैसे तो स्टैंडर्डली 60 mm भी यूज़ करते हैं, लेकिन मिनिमम 40 mm तो आपको करना है। बेटर रिजल्ट्स के लिए आप 60 mm भी यूज़ कर सकते हो। तो कॉलम और बीम के लिए हमें 40 और 60 यही यूज़ करने हैं। तो अब बात करते हैं ये 70 mm और 90 mm नीडल जो है वो का यूज़ होता है। तो देखिए ये दोनों साइज की नीडल जो है वो बड़ी बड़ी फुटिंग्स के लिए है, जैसे गॉइनल फुटिंग हो गया, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हो गया। ये सब फुटिंग के पास जो है हम 75 और 90 mm का नीडल का यूज़ करते हैं। 95 वैसे काफ़ी रेयरली यूज़ होता है, जनरली जो है 75 यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर प्रिकास्ट जहाँ पे होता है, अगर आप देखोगे ब्रीज का, जहाँ बड़ा बड़ा सेक्शन, बड़े बड़े मेंबर्स बने होते हैं, उसको जब कास्ट करते हैं तब हम 75 नीडल यूज़ करते हैं, ताकि अच्छे से उसमें से जो है एयर वॉइड जो होता है वो निकल जाए और सेक्शन मेंबर जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर पाए। अब देखिए साइज और उसके डाया की जो है वो बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका टाइमिंग क्या होगा, कितने डिस्टेंस पे हमें यूज़ करना चाहिए। तो देखिए ये 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए मैक्सिमम कभी कभार 15 सेकंड्स तक भी ले जा सकते हैं, बट हमें ओवर वाइब्रेटिंग नहीं करना है, क्योंकि ओवर वाइब्रेटिंग जो है ये कंक्रीट के लिए हानिकारक होती है। तो देखिए जैसे ही हम एक्स्ट्रा वाइब्रेटिंग करते हैं, ज़्यादा टाइम वाइब्रेटिंग करते हैं, तो देखिए कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो नीचे नीचे सेटल होना शुरू हो जाता है, और फाइन एग्रीगेट जो है, जो स्लरी है, वो टॉप सरफेस पे आ जाती है, जिसे हम सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट नीचे जाने की वजह से और फाइन स्लरी जो है ऊपर आने की वजह से जो ऊपर वाला सरफेस है उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं गेन होगी। तो इसी के लिए टाइम फ्रेम जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड ठीक है, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। जैसे कोई हेवी सेक्शन है, कॉलम हो गया, बीम हो गया, तो उसके लिए जो है हम 15 सेकेंड तक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना है। अब इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितने डिस्टेंस के बाद हमें करना है, अगर हम बीम कास्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कितना करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए मैक्सिमम 8D to 10D हम कर सकते हैं। अगर हम 40 mm का डाया का नीडल यूज़ कर रहे हैं तो हम 10D तक, उसका जो इम्पैक्ट जो होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10D तक करता है। उस डिस्टेंस के बाद हमें फिर से वाइब्रेटर यूज़ करना है। जो अभी तक पढ़े उसकी एक बारी समरी कर लेते हैं। तो इसका यूज़ क्या क्या है, ये एयरवर्ड्स को जो है बाहर निकाल देता है। दूसरा, ये हनीकॉम्ब होने से कंक्रीट को बचाता है, कंक्रीट का जो सरफेस है स्मूथ करने में मदद करता है। तीसरा जो है, ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसके मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वाइब्रेटर मशीन की, उसके यूज़ करने के बारे में, उसके डाया के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि उसको जब साइट पे यूज़ करेंगे तो उस समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला, जब हम कास्टिंग करवा रहे हैं साइट पे, तो हमें एक से ज़्यादा वाइब्रेटर साथ रखना है, क्योंकि एक अगर काम करते समय ख़राब हो गया तो हम साइट पे फंस सकते हैं, आप सही से जो है कंक्रीट नहीं कर पाओगे, और उसका जो इफ़ेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ पे डायरेक्टली आ जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। कभी भी जब भी आप कास्टिंग करवा रहे हैं तो हर समय जो है एक से ज़्यादा 2 या 3 वाइब्रेटर साइट पे साथ में रखें। तो दूसरा पॉइंट है टाइमिंग का। तो आपको जो है, जैसे पहले भी बताया, 5 से 10 सेकेंड वाला रूल जो है वो आपको फॉलो करना है। अगर आप इसको ओवर वाइब्रेटिंग कराते हो तो कोर्स एग्रीगेट जो है सेटल होके सेग्रीगेशन हो जाएगा, और कंक्रीट का जो थिकनेस है, उसकी डेप्थ है, उसमें एक वीक टॉप साइड में सेक्शन बन जाए, और कोर्स एग्रीगेट जो है वो सारा नीचे सेटल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नीचे वाली साइड में हनीकॉम्ब भी आ सकता है। तो तीसरा पॉइंट है, जब भी आप वाइब्रेटर यूज़ करो तो उसकी जो नीडल है वो शटरिंग में टच ना हो। तो अगर नीडल जो है
फॉर्मवर्क को टच हो जाएगा, शटरिंग को टच हो जाएगा, तो वो जो है उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है, क्योंकि उसका जो नीडल होता है, उसका जो आरपीएम होता है 2800 से लेके 15,000 आरपीएम तक होता है। तो अगर आप इसको ठीक से यूज़ नहीं करोगे, आपके फॉर्मवर्क में टच होगा, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है उससे थोड़ा हट जाएगा, या हमें प्रॉपर लेआउट नहीं मिलेगा। बाद में जो है चिजलिंग वगैरह ये सब झंझट करने की प्रॉब्लम आती है, जो हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपको सुपरविजन करते समय प्रॉपरली ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और लाइक कीजिए, और जितना हो सके आपके सिविल इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। Thank you.